नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BGDG 172 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। इससे पहले 4 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिए ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं परिवार और विवाह की। तो देखो, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो एक आम आदमी की सोच हमें ये बताती है कि परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब बात ये आती है कि परिवार में एंट्री कैसे हो। तो परिवार में एंट्री के केवल दो ही माध्यम हैं। पहला माध्यम यह है कि कोई बच्चा उसमें जन्म लेता हो तो वो पारिवारिक माना जाएगा, या फिर विवाह के माध्यम से किसी परिवार का हिस्सा बना जाता है। तो परिवार का हिस्सा बनने के लिए कितने तरीके हैं? केवल दो तरीके हैं। तो परिवार का हिस्सा बनने का पहला तरीका क्या है? जन्म के आधार पर। और दूसरा तरीका किसके आधार पर है? विवाह के आधार पर। अब ऐसे में परिवार की जब इमेजिनेशन हम करते हैं तो परिवार एक ऐसी संस्था बनकर उभरता है, परिवार एक ऐसी यूनिट बनकर उभरता है जो कि इस हिंसा भरे वातावरण में, इस असुरक्षित वातावरण में सुरक्षा का एक द्वार होता है। क्योंकि हर एक बंदा अपने घर में आकर अपनी फैमिली के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो मानता है कि अपने परिवार में ना हमें किसी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित स्थान है तो वो है परिवार। अब बात ये आती है, जब हम परिवार का गहराई से अध्ययन करते हैं, अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, तो परिवार ही एक ऐसी संस्था बन जाती है जो हमारे अधिकारों को हमसे छीनती है। परिवार ही एक ऐसी संस्था बन जाती है जो हमारा शोषण करती है। ऐसा नारीवादी कहते हैं, नारीवादी ये कहते हैं कि महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण परिवार ही तो करता है, सबसे ज्यादा भेदभाव परिवार ही तो करता है। तो ऐसे में परिवार के दो रूप दिखाई देते हैं। एक परिवार का वो रूप दिखाई देता है जो आम जनता अपनी दृष्टि से देखती है कि परिवार एक सिक्योर जगह है, परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक बंदा को प्यार मिलेगा, हर एक बंदे को दुलार मिलेगा, हर एक बंदे को लाड मिलेगा, हर एक बंदा अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकता है, हर एक बंदे को एक ऐसा साथ मिलेगा जो जीवन भर चलेगा। अपनी बेसिक नीड्स की जो पूर्ति है वो भी हम परिवार से ही करेंगे। लेकिन जब हम दूसरा रूप देखते हैं तो कई बार परिवार से नफरत भी हो जाती है, क्योंकि परिवार में ही हमें शोषण दिखाई देता है। परिवार में ही हमें स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। परिवार में ही हमें एक बच्चे का पालन पोषण में अलग चीज़ें और दूसरे बच्चे के पालन पोषण में अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये चैप्टर ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाली है, जहाँ पर हमें परिवार के पॉजिटिव रूप भी देखने को मिलेंगे और नेगेटिव रूप भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है कि परिवार की प्रकृति कैसी है और उसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दुनिया भर में बहुत सारे अध्ययन किए जा रहे हैं सोशोलॉजर के द्वारा। तो ऐसे में बहुत सारे जो अध्ययन किए गए हैं उससे परिवार की प्रकृति के बारे में, उसके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। विद्वान ये कहते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, और समाज का जो निर्माण है वो परिवारों को ही मिलाकर किया जाता है। यदि परिवार नहीं होंगे तो शायद सोसाइटी की स्थापना, कम्युनिटी की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो इन अध्ययनों में ये देखा जाता है कि एक सामाजिक संस्था के तौर पर परिवार क्या कर रहा है। क्या परिवार समाजीकरण को योगदान दे रहा है? क्या परिवार एक सहायता के ग्रुप के रूप में योगदान दे रहा है? क्या परिवार स्नेह और संरक्षण प्रदान कर रहा है? तो जब हम ये अध्ययन देखते हैं तो ये अध्ययन दो प्रकार के दृष्टिकोण की बात करता है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। एक दृष्टिकोण ये कहता है परिवार एक सुरक्षित जगह है जहाँ पर मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वहीं दूसरी ओर परिवार एक असुरक्षित वातावरण तैयार करता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर भेदभाव होते हैं, बड़े पैमाने पर शोषणकारी व्यवस्था अपने रूप अख्तियार करती है। अब ऐसे में परिवार का अध्ययन की एक शाखा है प्रकार्यवाद। तो देखो, प्रकार्यवाद क्या कहता है, प्रकार्यवाद की फिलॉसफी क्या कहती है। तो प्रकार्यवाद ये कहता है कि परिवार समाज की एक आधारभूत संरचना है, और ये हर जगह है। किसी भी प्रकार की सोसाइटी हो, कहीं सा भी देश हो, कोई सा भी विदेश हो, हर जगह आपको परिवार दिखेगा। और परिवार क्या करता है? देखिए, जो प्रकार्यवाद है ना, ये एक पारंपरिक विचारधारा है जो ये कह रही है कि परिवार समाज के कार्यों को पहले से निर्धारित करता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो महिलाओं की भूमिका होगी वो घर के अंदर होगी, और जो पुरुषों की भूमिका होगी वो बाहर होगी। ये सिद्धांत ये भी कहता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, इसलिए महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर कैद किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत ये भी कहता है कि महिलाओं को मातृत्व की भूमिका अदा करनी चाहिए और पतित्व की भूमिका अदा करनी चाहिए। ये सिद्धांत ये भी कहता है कि परिवार में सबसे मूलभूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, जो गर्भावस्था और स्तनपान के दैहिक तथ्यों पर आधारित होता है। इसलिए माँ को बच्चे का लालन पालन करना चाहिए, माँ को बच्चे का पोषण करना चाहिए, जबकि पिता इन सब चीज़ों में एक इनडायरेक्टली भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी घर को चलाने की होगी। प्रकारवादी सिद्धांत ये भी कहता है कि पत्नी को पति के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। पेशेवर क्षेत्र में जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी डिमांड्स हैं, तो ऐसे में पत्नियों से अपेक्षा की जाती है वो पति के साथ तालमेल बिठाएंगी और उनकी सहायता भी करेंगी। जैसे कि एक बहुत बड़े विचारक है जिनका नाम है टॉलकॉट पार्सन्स,
जो टॉलकोट पार्सन्स हैं, ये इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। इनका मानना है कि परिवार एक ऐसी भूमिका अदा करता है जहाँ पर वो महिलाओं और पुरुषों को कार्यों को बांटता है, और ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कह रहा है औद्योगिकृत की दुनिया में परिवार का सबसे अच्छा स्वरूप है नाभिकीय परिवार। यानी कि नाभिकीय परिवार क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, नाभिकीय परिवारों में पत्नियां ही मुख्य तौर पे बच्चों का पालन पोषण करेंगी। उनका निर्धारित एक औहदा होगा, और उसके अलावा वो और किसी चीज़ के बारे में सोचेंगी नहीं। यानी कि एक स्त्री सिर्फ इतना सोच सकती है कि उसके ऊपर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी और अपने पति की सेवा करेगी। ये वाला सिद्धांत क्या कहला रहा है, यही सिद्धांत कहला रहा है प्रकारवाद। और ये सिद्धांत कौन दे रहा है, पार्सन्स। हालांकि पार्सन्स इसके समर्थक है, सिद्धांत किसी और ने दिया है। तो न्यूक्लियर फैमिली की बात किया है तो यहाँ पर पत्नियां क्या होंगी, ओ महिलाएं क्या होंगी, पत्नियों की भूमिका अदा करेंगी, बच्चों के पालन पोषण की भूमिका अदा करेंगी। इसके अलावा वो और किसी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान नहीं देंगी। इसके अलावा नारीवादी जो अध्ययन है वो प्रकारवाद की आलोचना करेगा, और वो तमाम तौर तरीकों को अपनाने के लिए मना करेगा जिसने नारियों को बेड़ियों में जकड़ा है। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि परिवार पर जो प्रकारवाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है। अब प्रकारवाद की आलोचना करने के लिए एक नया सिद्धांत आएगा, और इसी सिद्धांत को हम नारीवादी सिद्धांत या नारीवादी दृष्टिकोण कहते हैं, या फिर नारीवादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो देखिए, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया, सोचने का तरीका। अब जो ये नारीवादी होते हैं ना, ये परिवार के दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। इनका मानना है कि अगर आप अध्ययन करोगे, केस स्टडी करोगे, सर्वे करोगे, जा जाकर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के अधिकारों को सबसे ज़्यादा तरीके से, जो बुरी तरीके से छीना गया है, वो परिवार के द्वारा ही छीना गया है। ऐसे में नारीवादियों के भी अलग अलग सोच है, जिनमें से एक नारीवादी है उदारवादी। देखिए, उदारवादी जो नारीवाद है, ये महिलाओं की स्वतंत्रता पर बल देता है। ये महिलाओं की समाज में भूमिका पर बल देता है। इनका ये मानना है कि महिलाओं को समाज में सभी अवसर मिलने चाहिए। इनका ये विश्वास है पुरुष की तरह महिलाएं भी कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें अवसर मिलें। ऐसे में तर्क देते हैं कि इक्वलिटी जभी लाई जा सकती है, समानता जभी लाई जा सकती है, जब महिलाओं को भी नौकरियों में समान अवसर मिले, उन्हें उनके घरेलू दायरे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घर ने, परिवार ने महिलाओं की सीमा को निर्धारित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया की आधी आबादी हमेशा से शोषण का शिकार रही है। तो नारीवादी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं प्रकारवाद का आलोचना करता है, क्योंकि प्रकारवाद तो ये कहता है कि महिलाओं को घर के अंदर भूमिका निभानी चाहिए, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि नहीं, महिलाओं को बाहर भी भूमिका निभानी चाहिए, और उसमें भी खास तौर पर उदारवादी। तो उदारवादी खास तौर पर किस चीज़ पर ध्यान देंगे, महिलाओं की लिबर्टी पर ध्यान देंगे, महिलाओं की स्वतंत्रता पर ध्यान देंगे। इनका ये मानना है कि महिलाओं को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हें हाउसवाइफ बनना है, तुम्हें गृहिणी की भूमिका अदा करनी है, उन्हें बचपन से खाना पीना बनाना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर की क्षमताएं दब जाती हैं। परिणाम ये रहता है कि वो हमेशा के लिए दूसरों पर डिपेंडेबल हो जाती हैं। ऐसे में उदारवादी नारीवाद ये कहता है कि महिलाओं को भी बाहर पुरुषों की तरह ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को बाहर पुरुषों की तरह ही कार्य मिलने चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। तो ऐसे में महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती हैं। उदारवाद नारीवादियों ने बड़े पैमाने पर बहुत सारी गतिविधियों का अध्ययन किया है, जिसके बाद इन्होंने ये चीज़ें निष्कर्ष निकाली, और कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक भी हैं। अब आगे जो दूसरी विचारधारा आती है वो आती है समाजवादी नारीवाद। अब देखो, जो समाजवादी नारीवाद है, ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं की जो स्थिति बद से बदतर है ना, ये पूंजीवाद की वजह से है, क्योंकि सारी संपत्तियों पर तो पुरुषों का नियंत्रण है। ऐसे में महिलाएं संपत्तिहीन हैं। अब महिलाएं संपत्तिहीन हैं, तो इसी वजह से इनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। ऐसे में महिलाओं को क्या कर देना चाहिए, और पुरुषों की जो सारी संपत्ति है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। ये कह रहा है कि ना, पूंजीवादी समाज में पुरुष कामगार है, और कामगार पुरुष होने के नाते महिला उस पर डिपेंडेबल है, और महिला जब उस पर डिपेंडेबल है तो इसी वजह से पुरुष उसका शोषण कर रहा है। बात तो ये भी सही है। आगे उग्र नारीवाद हैं। उग्र नारीवाद पता है क्या कहते हैं, ये अभी तक तो देखो, अगर आप उदारवादी दृष्टिकोण को पढ़ोगे, आप समाजवादी दृष्टिकोण को पढ़ोगे, तो जब आप देखो उदारवादी दृष्टिकोण को पढ़ोगे, समाजवादी दृष्टिकोण को पढ़ोगे, तो आपके सामने ये चीज़ आएगी कि भैया धन की वजह से ही महिलाओं का शोषण होता है, क्योंकि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है, महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शुरुआत से घर की भूमिका में चार दीवारी में कैद कर दिया गया था, इसी वजह से महिलाओं को शोषण होता रहा होगा। लेकिन उग्र नारीवाद कहता है नहीं है, महिलाओं का शोषण हो रहा है इस वजह से, उनकी सेक्सुअलिटी की वजह से। तो उग्र नारीवाद जो विद्वान है, ये आर्थिक शोषण की बजाय सेक्सुअल शोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो महिलाओं के शोषण को ये कहते हैं कि परिवार में जो उनकी भूमिका है उसी वजह से इनका ये शोषण होता है, जहाँ पुरुष अपना दबदबा स्थापित करता है, और वो अपने मन मुताबिक महिला को उपभोग की वस्तु समझता है। जैसे कि इसके लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एक किताब है द डायलेक्टिड ऑफ सेक्स, जो कि शुल्मित फायरस्टोन ने लिखी है। इसमें वो समझाते हैं कि महिला और पुरुष में जो असमानता है वो जैविक आधार पर होती है, और इसी वजह से महिलाओं का शोषण किया जाता है, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु समझने लग जाता है। तो अब तक चैप्टर में जब सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि परिवार की प्रकृति क्या है, प्रकारवाद का सिद्धांत क्या कहता है, उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है, समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है, और उग्रवादी सिद्धांत क्या कहता है। अब बात ये कहते हैं कि परिवार का हम नारीवादी अध्ययन करते हैं, तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो मोस्टली चीज़ें वैसे हमने पढ़ ली है, यहाँ से यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली हैं हमने।
चर्चा जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है। तो देखो, परिवार का जो नारीवादी अध्ययन है ये कहता है कि डेली रूटीन में, यानी कि रोजमर्रा के अगर अनुभव देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर जगह स्त्रियों को अधीनता में रखा गया है। ऐसे में महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो अधिकतर नारीवादियों ने परिवार को और विवाह की संरचना को चुनौती दी है। उनका मानना है कि परिवार ने ही असमानता को पैदा किया है। चाहे स्वास्थ्य की देख लो, आप शिक्षा देख लो, भोजन देख लो, कपड़े देख लो, पुरुषों को ये सारी चीज़ें जल्दी मिलती हैं और महिलाओं को उनका बचा खुचा केवल दिया जाता है। तो महिलाओं को शुरुआत से ही ना एक इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वो ना अपनी भूमिका को सहायक की भूमिका में देखती है, कभी भी मुख्य भूमिका में नहीं देखती। उसका मानना है कि वो सबॉर्डिनेट है, वो कभी भी हेड नहीं बन सकती। तो भारत के जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि भारत की जो संस्थाएं हैं वो कुटुंब के आधार पर चलती हैं, यानी कि परिवार के आधार पर चलती हैं। तो विद्वानों ने ये देखा है कि परिवार की इज्जत के नाम पर महिलाओं पर बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। ये माना जाता है कि परिवार की जो इज्जत है वो कौन है? महिलाएं हैं। पुरुष चाहे कुछ भी करे, लेकिन इज्जत कौन है? महिलाएं हैं। तो विद्वानों ने परिवार की इज्जत के नाम पर महिलाओं पर बहुत सारी हिंसा को थोप दिया है, बहुत सारी भूमिकाओं को थोप दिया है, और जब वो महिला वो भूमिका अदा नहीं कर पाती तो उसे शोषित नज़रिए से देखा जाता है, उसका शोषण किया जाता है, हिंसा की जाती है और कई बार ऑनर किलिंग के नाम पर उसको मार भी दिया जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि परिवार की इज्जत और जातियों की शुद्धता महिलाओं की यौनिक शुद्धता से बंधी हुई हैं, यानी कि इसी वजह से महिलाओं की यौनिकता यानी कि सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल भी किया जाता है। ये माना जाता है कि कोई महिला अगर किसी पुरुष से शादी से पहले संबंध बनाती है तो इससे ना सिर्फ उसकी इज्जत गई, बल्कि उसके पूरे परिवार की इज्जत गई। नारीवादियों के अनुसार परिवार की जो शुद्धता है वो महिला अदा करेगी, इसलिए महिलाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लड़कियों से अपेक्षा रखी रखी जाती है कि वो अपने अस्तित्व को बचाकर रखें, वो अपने आप को इस प्रकार से रखें कि वो पुरुष की नज़रों में आकर्षित ना हो, ताकि उनकी शुद्धता बनी रहे। इसी वजह से परिवार उन्हें खुद पर नियंत्रण करना सिखाता है, और कई बार जब वो महिला नियंत्रण नहीं रख पाती तो उसे दंडित भी किया जाता है। आवाज अब परिवार महिलाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या करता है? आवाजाही पर निषेध, यानी कि बाहर बेमतलब में आना जाना नहीं है। पर्दा प्रथा को बनाए रखना चाहता है, कुंवारेपन को बनाए रखना चाहता है, पवित्रता और वफादारी पर जोर देता है, अवैधता के कलंक को समझाता है। इसी वजह से लड़कियों को जल्दी विवाह हो जाता है। यानी कि जो बाल विवाह होते थे पहले, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कहीं महिलाएं अपनी कामुकता को ना खो दें, महिलाएं अपनी जो वर्जिनिटी है उसको ना खो दें, जिसके परिणाम से उनके परिवार पर धब्बा ना लग जाए। तो ऐसी तमाम चीज़ें परिवार में ही जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का शोषण किया जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? नारीवादी कह रहे हैं कि परिवार कहीं ना कहीं इज्जत के नाम पर महिलाओं को अपने अधीन रखना चाहता है। परिवार अपनी प्रतिष्ठा और जाति की प्रतिष्ठा के आधार पर महिलाओं को दबा के शोषण करता है। तो ऐसे में परिवार की जो संरचना हो जाती है वो दमनकारी संरचना हो जाती है। नारीवादी विचारक ये भी तर्क देते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें जेंडर के आधार पर उतना भेदभाव नहीं है जितना भेदभाव जमीनी स्तर पर परिवार ने बना रखा है। नारीवादी ये तर्क देते हैं कि भारत में जब जेंडर का निर्माण किया जाता है तो छोटी बच्चियों को बचपन से ये कर तक दिया जाता है कि घरेलू कार्य जैसे खाना पकाना है, तुझे शिशुओं की देखभाल में सहायता करनी है। और कोई लड़का अगर ये कार्य करना चाहता है तो उसे डांटा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है कि तू क्यों कर रहा है ये काम, ये तो लड़कियों के काम है, बस लड़कियों वाले काम करियो। तो देखो, समाज में ऐसी चीज़ें हम डेली रूटीन देखते हैं, इसमें कोई नई भी चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखोगे तो जैसे कोई लड़की है, पहली लड़की हुई किसी के यहाँ, अब क्या हुआ, 2-3 साल बाद एक छोटा बच्चा हुआ, तो उस छोटे बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ना उस बड़ी लड़की पर आ जाती है। एसएमएस के अधिकार छीन ले जाते हैं, ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती उसे। रीज़न, क्योंकि वो शिक्षा, वो सारी चीज़ें पुरुष पर खर्च कर दी गई, लड़के पर खर्च कर दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार ही तो सबसे ज़्यादा शोषण कर रहा है। तो देखो, आप एक खूबसूरत सोसाइटी की स्थापना जब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप से चेंजेस नहीं लाते। चीज़ें पढ़ रहे हैं, सरकार अधिकार दे रही है, सरकार घर में आके तो नहीं दिखाएगी, फिर हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सोसाइटी जब तक खुद अवेयर नहीं होगी ना, तब तक कोई भी गवर्नमेंट आपको अधिकार देने वाली है नहीं। तो पहले आप खुद अवेयर हुई, आप खुद अपने परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को एक जैसे नज़रिए से देखिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं इंग्लिश की किताबों में, हिंदी की किताबों में, राजनीति और इतिहास ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं, और ये चैप्टर आप पढ़ ही रहे हैं, ये किताब आप पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसी कहानियाँ आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, और पता है क्या, चैप्टर पेपर में लिख के पास भी हो जाएंगे। लेकिन जब इन चीज़ों को आप लागू करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा, यार वास्तव में अगर हमें सोसाइटी को डेवलप करना है तो हमें सबको समान अवसर देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये वाला जो पैराग्राफ है हमें यही बता रहा है कि नारीवादी अध्ययन ये कहता है कि लड़कियों से अपेक्षा की जाती है वो हर दर्द को सीखे, हर दर्द को सहे, वंचनाओं को सहे, जो भी कुछ उन्हें दिया जाए चुपचाप खा लें, और आत्म बलिदान के गुणों को अर्जित करें। महिलाओं की भूमिका हमेशा बलिदानी की भूमिका में देखी गई है। नारीवादी ये भी दिखाते हैं कि भारतीय परिवार में पुत्रों की प्राथमिकता ज़्यादा है, इसी वजह से महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। तो परिवार के अध्ययन की जो नारीवादी नीति हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। भारत में नारीवाद की बात की जाए,
तो भारत में नारीवाद ने सिर्फ हिंदुओं में उच्च जातियों की बात की है, मध्य वर्गीय परिवारों की बात करी है, शहरी महिलाओं की बात करी है। इसने दलित महिलाओं की बात नहीं करी है। ऐसे में तो दलित बहुजन आलोचक हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर नारीवादियों का आलोचना करी। उन्होंने कहा है कि नारीवादी जो रहे हैं, इन्होंने वास्तव में जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी समस्याओं को नहीं रखा है। समाज में जो दलित वर्ग है उसका जो शोषण है, उसमें जो पुरुष और महिलाओं दोनों का शोषण हुआ, उन महिलाओं की बात नहीं की है उनने, कि किस प्रकार से निम्न जाति की महिलाओं की उच्च जाति में शादी नहीं हो पाती है। इन चीज़ों पर तर्क नहीं रखा है नारीवादियों ने, इस चीज़ पर इसकी आलोचना होती है। आगे चैप्टर में घरेलू हिंसा के बारे में बताया है। तो देखो, जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं। घरेलू हिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है तो वो घरेलू हिंसा है ना। घरेलू हिंसा कई टाइप से हो सकती है जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो देखो, घरेलू हिंसा का सबसे पहला रूप आता है जब एक बच्चे को उसके पेट में ही मार दिया जाता है। तो भारत में घरेलू हिंसा जो है वो स्त्री पुरुष के आधार पर हिंसा है। तो ऐसे में जब हिंसा की शुरुआत वहाँ से हो जाती है जब एक बच्ची जन्म भी नहीं लेती, यानी कि जन्म से पहले बालिका शिशुओं का गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी तकनीक विकसित हो चुकी हैं। इन तकनीकों का फ़ायदा उठाकर क्या होता है, गर्भ के अंदर ही लिंग की पहचान कर ली जाती है। क्योंकि हमारे जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में वो चाहता है कि पुरुष ही पैदा हों, बच्चे जो हों लड़का ही पैदा हो। ऐसे में सोनोग्राफी के माध्यम से पेट में पहले ही अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चीज़ें पता कर ली जाती हैं और फिर उसके बाद ना गर्भ के अंदर ही अबॉर्शन करवा दिया जाता है, बच्ची को मार दिया जाता है। तो यानी कि जब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की तो इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है जब एक बच्चा पैदा होकर बाहर भी नहीं आया। क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका भ्रूण जो था, उसका जो लिंग, भ्रूण जो लिंग था वो स्त्री था। दूसरी जो हत्या होती है, शिशु हत्या, यानी कि अब बच्चा जन्म ले चुका है और वो स्त्री है, यानी कि फीमेल है, और अब उसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे परिवार ना तकनीक का खर्चा नहीं उठा पाते, वो गर्भ के अंदर जांच नहीं करवा पाते। तो ऐसे में उनको लड़की पैदा हुई, अब पहली लड़की हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी लड़की हुई, तो अब वो क्या करते हैं, लड़कियों को मार देते हैं। तो इसमें उस लड़की का क्या दोष है, उस बच्ची का क्या दोष है, उस शिशु का क्या दोष है जो आपने उसे मार दिया। तो ये माना जाता है कि हमारे यहाँ ये प्रभाव विचार है कि बालक को जन्म से अधिक मूल्यवान बताया जाता है। पुत्रों के जन्म की इच्छा रहती है हिंदू परिवारों में, और अपने माता पिता के लिए स्वर्ग में जाने का माध्यम सिर्फ वही है, अंतिम संस्कार वही करेंगे और आगे चलकर पीढ़ी को वही चलाएंगे, ये मान लिया जाता है। जिसकी वजह से जब बालिका जन्म लेती है तो उसे बोझ के रूप में देखा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। सुविधाओं और संसाधनों तक असमान पहुंच, एक ही परिवार है लेकिन वहां पर एक लड़का है और एक लड़की है। ऐसे में लड़के को सारी रिसोर्सेज मिलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन लड़कियों को सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। उन्हें बच्चा कुछ हिस्से का चीज़ें मिलती हैं। एक नया खिलौना आएगा तो सबसे पहले वो लड़के को दिया जाएगा, लड़की को नहीं दिया जाएगा। ये भी घरेलू हिंसा का रूप है। आप कहेंगे इसमें हिंसा कैसे हुई। तो देखो, हिंसा का मतलब ये नहीं कि आप किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएं। हिंसा का मतलब ये है कि आप किसी को मानसिक रूप से भी अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये भी हिंसा ही है। तो ऐसे में जब एक बच्ची को खिलौने नहीं मिलते तो वो बच्ची उत्पीड़न का शिकार करती है। उसके मन में ये भाव आ जाता है, यार मेरे लिए ऐसा क्यों, मुझे नेगलेक्ट क्यों किया जाता है, जिसकी वजह से वो निगेटिविटी से भर जाती है। आगे है बाल उत्पीड़न। बाल उत्पीड़न में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, इमोशनल रूप से बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। पिटाई की जाती है, बच्चों से घंटों काम करवाया जाता है। जिस समय बच्चों को स्कूल या अपने खेल में व्यस्त होना चाहिए उस समय उसको घर का कार्य दिया जाता है, घरेलू झाड़ू पोछे का कार्य दिया जाता है। तो ऐसे में जो एक लड़की है जिसे स्वच्छंद बचपन जीना चाहिए था, उसका बचपन शुरुआत में ही एक औरत का रूप ले लेता है। वो सभी कार्य करने लग जाती है जो कि हम एक एडल्ट से सोचते हैं। इसके अलावा कई बार ना परिवार में एक नई समस्या आई है, यौन उत्पीड़न। तो हम ये देखते हैं कि जो बलात्कार है वो अंधेरी गलियों में होता होगा, लेकिन नहीं। जब आप रियलिटी देखोगे तो बलात्कार करने वाले कई बार पिता, भाई, चाचा या चचेरे भी हो सकते हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं तो इनकी रिपोर्ट भी नहीं की जाती, क्योंकि परिवार की इज्जत के नाम पर बात घर में ही दबा दी जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सारे बच्चे ऐसी जो वीडियो सुन रहे हैं उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी कि कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और वर्तमान में इसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं कि अगर कोई आपको टच कर रहा है, खासतौर पे लड़कियों को कोई अगर टच कर रहा है तो उसका टच कैसे पता चलेगा कि ये बैड टच है। तो इसीलिए बहुत सारे एनजीओ सेक्टर इसके लिए कार्य कर रहे हैं ताकि बच्चियों का घर में शोषण ना हो। और इस मामले में परिवार में चुप्पी रहती है और महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन जब यौन उत्पीड़न बाहर होता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। तो कह रहा है यौन उत्पीड़न घरेलू दायरों में होता है। हम ये सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गंदे गंदे जो इशारे होते हैं, कोई बंदा जो यूनिक चाहत रखता है तो वो ज़बरदस्ती व्यक्त करना चाहता है, शारीरिक इशारे करता है कोई बंदा लड़की को देखकर या लड़की लड़के को देखकर, या फिर गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हों, उंगलियों से इशारे किए जाते हों,
जानबूझ के टकराया जाता हो, जानबूझ के धक्का दिया जाता हो, जानबूझ के पीटा जाता हो, तिरछी नज़रों से देखा देखा जाता हो, ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़न कहलाती हैं। और ये कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं किसी को। घरेलू हिंसा का एक और रूप है यौनिक हमला या बलात्कार। तो वैसे लोगों का विश्वास ये है कि बलात्कार अंधेरी गलियों में कोई बदसूरत सा व्यक्ति, भयावह दिखने वाला व्यक्ति करता होगा। लेकिन जब रियलिटी देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बलात्कार घर की चार दीवारों के बीच में होते हैं, और सबसे ज़्यादा बलात्कार पारिवारिक सदस्यों के द्वारा होते हैं, या फिर जो बंदा अपना ही जानने वाला होता है उसके द्वारा होते हैं, पड़ोसियों के द्वारा होते हैं, चचेरे भाइयों के द्वारा होते हैं, निकट सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के द्वारा होते हैं। यानी कि हम तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो बाहरी बंदों से सावधान रहे, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं, केस हिस्ट्री उठा लीजिए, तो 70% बलात्कार ऐसे होंगे जो अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा होंगे, जिनके भरोसे पर लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। घरेलू हिंसा का एक और रूप है उम्रदराज लोगों और विधवाओं के विरुद्ध हिंसा। परिवार में जो उम्रदराज लोग होते हैं, चूंकि उनकी क्षमता अब कमाने की नहीं है, तो ऐसे में युवा पीढ़ी उनका शोषण करती है। और इसी प्रकार से जो विधवाएं होती हैं, उनका भी बड़ा शोषण किया जाता है। ये माना जाता है कि ये नीति विहीन है, ये भाग्य विहीन है, इनका दुर्भाग्य है, और ये दूसरों लोगों के लिए भी निगेटिव होंगी। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर पारिवारिक सदस्यों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। इसके अलावा एलजीबीटीक्यू सदस्य जो हैं, इनके देखो, ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एलजीबीटीक्यू कौन है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ये एलजीबीटीक्यू कौन है, और नहीं पता है तो पहले चैप्टर की वीडियो फिर से देखिए। तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो वैसे तो दो ही लोग होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिजड़े पैदा हो जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ही लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे कि समलैंगिक विवाह के लिए आजकल मुद्दा चल भी रहा है कि एक स्त्री से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो उसके साथ ही प्यार करना चाहती है। ऐसे एक पुरुष से ही प्रभावित है, वो उससे प्यार करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को समाज में स्वीकृति नहीं दी जाती है। ऐसे लोगों को परिवार में भी स्वीकृति नहीं जाती है, और परिवार के माध्यम से भी उसकी हिंसा की जाती है। तो जब हम घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले बालिका शिशु हत्या, जो कि कन्या भ्रूण हत्या में आती है, पेट के अंदर ही। फिर शिशु हत्या आती है, फिर सुविधाओं तक पहुंच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण होता है। फिर बाल उत्पीड़न होता है, फिर यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार जैसी समस्याएं, और उम्रदराज लोगों के प्रति हिंसाएं। ये सब चीज़ें क्या हैं? घरेलू हिंसा हैं, जो कि घर के अंदर ही हो रही हैं। जहाँ एक व्यक्ति घर के अंदर ये सोचता है कि मैं सिक्योर हूँ, उसे विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना डेली रूटीन में करना पड़ता है। किताबें झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपको लीगली ये सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी। आगे चैप्टर में विवाह के बारे में बताया गया है। तो देखो, हर एक समाज विवाह को मान्यता देता है। हाँ, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, विधियां अलग हो सकती हैं, लेकिन विवाह तो हर समाज में चलित है। पारंपरिक रूप में विवाह को ये माना जाता है कि एक वयस्क पुरुष होगा, एक वयस्क महिला होगी, इनके बीच में संबंधों की स्थापना की जाएगी, मान्यता प्रदान की जाएगी, और ये विवाह हो जाएगा। अब जब विवाह होगा तो विवाह के बाद कुछ अधिकार भी मिलेंगे और कुछ जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। जैसे कि एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच में एक ऐसे संबंध है, एक ऐसे सेक्सुअल मिलाप है, जो कि समाज खुद मान्यता दे रहा है। तो देखिए, सोसाइटी की बात अगर आप करोगे, तो हमें किस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है, ये भी आप सोसाइटी के हिसाब से डिसाइड करो। अगर आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, तो आप हिंसा के शिकार हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है कि एक व्यक्ति अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय भी नहीं ले सकता? एक व्यक्ति, या ये सोचने का उसको अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन किसके साथ बिताए? क्या ये भी उसे समाज के नज़रिए से देखना होगा? आज इसी की वजह से अगर आप केस हिस्ट्री उठा लीजिए, तो ऐसी विभिन्न केस स्टडियाँ मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भरमार है कि 70% लोगों का जीवन जो बेकार है वो इसी वजह से है, क्योंकि वो शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम की भावना नहीं आ पाती है, जिम्मेदारी की भावना आती है, जिसकी वजह से एक पुरुष आजीवन अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ देता है। धीरे धीरे उसके अंदर की जो इच्छाएं मर जाती हैं, और सेम ऐसा ही एक स्त्री के साथ होता है। उसको ऐसा लगता है कि बस मैं खाना बनाने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, झाड़ू पोछा करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। प्रेम कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाता, जिम्मेदारी निभाते निभाते पूरा जीवन चला जाता है। तो विवाह का एक रूप ऐसा भी है, लेकिन समाज में जो विवाह का रूप प्रचलित है वो ये है कि हाँ भाई, विवाह के माध्यम से खुशियां आएंगी। तो भारत में विवाह जो है वो एक पुरुष और स्त्री के बीच में ही मान्य है। समान लिंग वाले विवाह वर्जित हैं, और इन्हें कहीं पर भी सामाजिक रूप से स्वीकृति नहीं मिलती है। भारत में समान लिंग वालों में प्यार और विवाह को वर्जित माना गया है कि एक स्त्री स्त्री से प्यार नहीं कर सकती, और एक पुरुष पुरुष से प्यार नहीं कर सकता, जैसे कि चित्रों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। विश्वास ये किया जाता है कि लगभग सभी रिश्तेदारी प्रणालियों का आधार विवाह है। जितने भी रिश्तेदारी जो जुड़ेंगी वो विवाह के माध्यम से जुड़ती हैं। विवाह एक पुरुष और एक महिला के मिलन को परिभाषित करता है, और ये एक सामाजिक बंधन भी है और एक ये कानूनी बंधन भी है।
हालांकि आज इन बंधनों में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि कुछ समाज सिर्फ ये सोचते हैं कि महिला और पुरुष के बीच के जो विवाह का उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति है और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन आज देखा जाए, आज मॉडर्निटी में देखा जाए, तो कुछ समाज ऐसे हैं जो ये देख रहे हैं कि जो कपल्स हैं, जो युगल हैं, वो बिना विवाह करे ही प्रजनन कर रहे हैं और उसके बाद उनके विकल्प खुले हैं, चाहे तो वो शादी करें चाहे ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी तो कर लेते हैं लेकिन वो बच्चा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शारीरिक चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं। तो चीज़ें आज धीरे धीरे करके चेंज हो रही हैं और इसलिए नियम और कानून भी चेंज हो रहे हैं। विवाह के रूप की बात की जाए तो विवाह के रूप जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक एकल विवाह होता है। एकल विवाह में क्या होगा, एक पुरुष और एक स्त्री से शादी करेगा। लेकिन एक होता है बहुविवाह। बहुविवाह भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है बहुपति विवाह और एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह में क्या होगा, एक स्त्री कई सारे पति रख सकती है और बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष कई सारी पत्नियां रख सकता है। तो एक तो एकल विवाह है जिसमें एक पुरुष एक पत्नी रखेगा। बहुविवाह में क्या होगा, एक पति बहुत सारी पत्नियां रख सकता है या एक पत्नी बहुत सारे पति रख सकती है। तो वैसे तो विवाह के नियमों के आधार पर मोटे तौर पर विवाह के दो ही रूप होते हैं। एक होता है सगोत्रीय विवाह, एक होता है विषम गोत्रीय विवाह। सगोत्रीय विवाह वो होता है जिसमें दोनों लोग सामाजिक समूह, जाति, धर्म, वर्ग आदि से जुड़े होते हैं। और विषम गोत्रीय विवाह वो होता है जो कि अपनी जाति या हिंदू सामाजिक विधा के हिसाब से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आजकल नए नए प्रकार के विवाह चलन में चल रहे हैं जिसकी चर्चा अगले चैप्टरों में की जाएगी। अलग अलग जातियों के पुरुष और महिलाओं के विवाह को अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। यानी कि किसी और जाति का पुरुष है और किसी और जाति की महिला है, तो हम कहेंगे कौन सा विवाह है, ये अंतर्जातीय विवाह है। इसमें भी दो टाइप के विवाह होते हैं, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। जब उच्च जाति का पुरुष किसी निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो उसे हम कहते हैं अनुलोम विवाह, और जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की कन्या से विवाह करता है तो इसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। लेकिन इस प्रकार के जो विवाह हैं ये इतनी आसानी से नहीं होते। कई बार ऑनर किलिंग भी हो जाती है, कई बार बड़े पैमाने पर हत्याएं तक हो जाती हैं, सम्मान के लिए हत्याएं हो जाती हैं। कई बार हिंसा भड़क जाती है, कई बार ये दंगे तक का रूप ले लेते हैं। तो विवाह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमारी सोसाइटी में इस प्रकार से इसे बना दिया गया है कि बड़े पैमाने पर व्यक्ति अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता। अगर वो निर्णय लेने की कोशिश भी करेगा तो परिवार एक बार को साथ दे दे, लेकिन ये सोसाइटी साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। विवाह के संबंध में नारीवादी सिद्धांत क्या कहता है? नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि विवाह के माध्यम से एक महिला को अपने घर ले आया जाता है और फिर बड़े पैमाने पर उसका शोषण किया जाता है। महिलाओं को ये सिखा दिया जाता है कि उसकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने की है और अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व निभाने की है। यही एक आदरणीय महिला से सोचा जाएगा। इसी प्रकार से जेंडर समाजीकरण का निर्माण हो जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कार्य नहीं करेंगी, वो बाहरी कार्य नहीं करेंगी, सार्वजनिक कार्य नहीं करेंगी, और अगर करेंगी भी तो उन्हें कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। विवाह और परिवार के माध्यम से महिलाओं को अपनी अधीन दृष्टि में रखा जाता है, जिसकी चर्चा हम चैप्टर में पहले से ही कर चुके हैं। और ऐसे बहुत सारी स्टडी हैं, बहुत सारे अध्ययन हैं जिसमें नारीवादी तर्क देते हैं कि विवाह में श्रम में जो विभाजन है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। महिलाओं को घरेलू दायरे में रखा जाता है, उन्हें घर परिवार में इज्जत के नाम पर अंदर रखा जाता है। इवन आगे चलकर उनके जब बच्चे होने वाले होते हैं तो उसके माध्यम से भी उनके जो श्रम है उसको बदल दिया जाता है। जबकि पुरुषों को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, उन्हें फुल स्वतंत्रता दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, तो हमें इन सब पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाएं के आत्मविश्वास को इससे ठेस पहुंचती है। उन्हें लगता है हम कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से जो विवाह है वो महिलाओं को अधीनस्थ की भूमिका में रखते हैं। नारीवादी और खासतौर पर मार्क्सवादी ये तर्क देते हैं कि जो एकल विवाह है इसमें कोई प्रेम नहीं होता, बल्कि ये निजी संपत्ति के लिए किया जाता है, बड़े पैमाने पर दहेज के लिए किया जाता है। उग्रवादी जो होंगे, उग्र विचारधारा वाले जो लोग होंगे, ये तो कहते हैं कि विवाह ना पितृसत्ता का एक उदाहरण है, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं का शोषण किया जाता है और सारी सारी जो संपत्ति है वो पुरुषों को दे दी जाती है। नारीवादी विद्वान ये कहते हैं कि विवाह ना समानतावादी है ही नहीं, इसमें एक का शोषण पक्का का पक्का होता ही है। और बात ये ठीक भी है अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो। अब अगर आप विवाह के प्रभाव देखोगे तो विवाह का प्रभाव ये पड़ता है महिलाओं पर। कई बार बाल विवाह हो जाता है जिसकी वजह से उनके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। बाल विवाह यानी कि समय पूर्व विवाह से क्या होता है कि जो टाइम पीरियड बच्चों के खेलने कूदने का होता है, समाज को समझने का होता है, उस समय में वो ऐसी बड़ी भूमिका निभाते हैं जो कि उनकी उम्र के दायरे से बाहर है। कई बार छोटी उम्र में विवाह की वजह से जो बच्चियां वो माँ बन जाती हैं और कई इसी वजह से वो मर भी जाती हैं। इसके अलावा विवाह के माध्यम से एक नई समस्या आती है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा सबसे पुरानी युगों वाली परंपरा है, जिसके माध्यम से ये माना जाता है कि दुल्हन वाले
दूल्हे के घर वालों को संपत्ति देंगे। और जब ये संपत्ति नहीं दी जाती तो बड़े पैमाने पर पत्नियों को पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है या फिर जिंदा जला दिया जाता है। पत्नियों की पिटाई बड़े पैमाने पर विवाह के माध्यम से ये माना जाता है कि पति को ये हक मिल गया है कि वो पत्नियों की पिटाई करे। कई बार ये शारीरिक रूप से भी हो सकती है और कई बार ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी हो सकती है, कई बार यौन बर्ताव के रूप में भी हो सकती है, जिसका प्रयोग पत्नियों पर किया जाता है और जिसकी वजह से कई बार महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है। और एक नई समस्या ये है कि वैवाहिक बलात्कार। देखिए, बलात्कार क्या होता है? बलात्कार ये होता है कि आप किसी से उसकी सहमति के बिना संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे में विवाह के बाद एक पुरुष को ये चाहिए कि वो स्त्री की सहमति से संबंध बनाए। अगर स्त्री की सहमति नहीं है तो उससे संबंध ना बनाए। और जो स्त्री की बिना सहमति से संबंध बनाया जाता है वही वैवाहिक बलात्कार कहलाता है। तो विवाह में बलात्कार यौन हिंसा है, शक्ति का दुरुपयोग है, पति का पत्नी पर प्रभुत्व है। लेकिन इस पर बहुत तगड़ी डिबेट चल रही है, क्योंकि अगर समाज के एक हिस्से का ये मानना है कि अगर हम सहमति पर ही जाएंगे तो मान लीजिए आज पुरुष का मन कर रहा है और स्त्री ने मना कर दिया, कल स्त्री का मन कर रहा है पुरुष मना कर दे, रोज वो मना ही कर दें, तो ऐसे में ये लोग पता है क्या होगा, घर से बाहर की ओर जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, नई समस्या आएगी, वो समस्या आएगी तलाक। क्योंकि अब पुरुष क्या होगा, वो जब घर से बाहर जाएगा तो स्त्री को ये भी पसंद नहीं आएगा कि वो विवाह के बाद दूसरी स्त्री से संबंध बना रहा है। या पुरुष को भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि उसकी स्त्री विवाह के बाद दूसरे से संबंध बना रही है। तो ऐसे में एक नई समस्या आती है, वो आती है फिर तलाक। तलाक की बात की जाए तो तलाक वैसे तो बहुत आसान चीज़ लगती है, लेकिन तलाक देना इतना आसान नहीं होता। भारत की जो संस्थाएं हैं वो इस हिसाब से हैं कि वो जब तलाक के लिए कोई पति पत्नी आवेदन करते हैं तो भी उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप अपनी शादी निभाइए। कोर्ट तक ये बयान देते हैं कि पहले आप अपनी शादी निभाने का प्रयास करें। उन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसकी वजह से विवाह के बाद जो विवाह विच्छेद होता है, यानी कि जो तलाक होता है, इसे बहुत ही जटिल प्रक्रिया के माध्यम से, बहुत ही लंबी प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया जाता है। हालांकि कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जहाँ पर तलाक देना आसान है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ तलाक देना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि न्यायपालिका भी ये विश्वास करती है विवाह को बचाया जाना चाहिए। इसी वजह से तलाक का जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है। तो किस प्रकार से परिवार और विवाह एक सुरक्षित स्थान दिखते हैं, लेकिन अंदर की इनकी जो गहराइयाँ हैं, इनका जो दूसरा चेहरा है, वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, जो कि ये चैप्टर हमें बताता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनेंगे तो उन प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।